नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपिका नारायण जी मौजूद हैं जो इस तरह की केसेस को बहुत डील करती है। यानी जिस तरह से अतुल की मौत हुई और उसके बाद जो हंगामा मचा, एक वीडियो भी आई जिसमें अतुल ने तमाम सवाल खड़े करे जुडिशियल सिस्टम पर और अपनी वाइफ पर। ऐसे में बात करते हैं दीपिका जी से। दीपिका जी, इस तरह के केसेस आपने बहुत देखे। हालांकि देखिए, अभी ये कहना कि ये केस जो 2022 में दर्ज हुआ था ये गलत केस है या सही केस है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इस तरह से कहा जाता है जी। आपने इस तरह के तमाम केसेस देखे हैं, किस तरह की जो बातें कही हैं, अगर खासकर बात करूं मैं अतुल की, तो क्या ये हार्ड रियलिटी है कि ऐसा होता है कोर्ट्स में? बिल्कुल होता है चिराग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा होता है कोर्ट्स में। आए दिन होता है कोर्ट्स में। कोर्ट्स बहुत इंसेंसिटिव हो गई हैं और कहीं ना कहीं मैं एक्नॉलेज ये भी बात करूँगी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत रोज़ी है महिलाओं के लिए, है ना। पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए सब कुछ केक वॉक है। बहुत सारी जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। और मैं कल ही ये बात सोच रही थी कि जहाँ मेंटेनेंस और एलिमनी की बात है, वहाँ पे ऐसे भी पुरुष हैं जिनको 2000 रुपये देने के लिए बोल दिया जाए तो वो भी नहीं देते हैं। तो ऐसे भी केसेस है और महिलाएं बेचारी जो है सालों साल धक्के खाती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव महिलाओं के लिए भी है, लेकिन जो चालाक महिलाएं हैं, जो शातिर महिलाएं हैं, जिनको पता है कि कानून का दुरुपयोग कैसे करना है, उनके वकील के साथ जब जो मिलके जो पूरा एक पैकेज तैयार किया जाता है, उनके लिए समहाउ बड़ा आसान हो जाता है। इस तरह से केस दर केस करते जाना, हैरासमेंट करना, उसके बाद मतलब इंसान को ये रियलाइज़ करा देना कि भैया देखो ऐसा है, या तो तुम मान जाओ और नहीं तो तुम सड़ते रहो और हम तुम्हें सड़ाते रहेंगे। चिराग जी, ऐसे डॉक्यूमेंटेड हमारे पास केसेस हैं जहाँ पे मैंने उस महिला से खुद बल्कि बात करी है। हाँ, आपको एक हरियाणा का केस बताती हूँ। मनदीप है, सोल्जर है वो। उन्होंने हरियाणा के होम मिनिस्टर के पास जन सुनवाई में जाके रो रो के अपनी बात बताई कि मैं 10 साल से केसेस लड़ रहा हूँ, अब मेरी पत्नी ने मेरे बुजुर्ग बाप के ऊपर झूठा बलात्कार तक का केस करा दिया है, मुझे मरने की अनुमति दी जाए। ठीक है। अब मैं उसके केस में जब घुस गई, इसके वीडियो को मैंने देखा, बहुत वो भी आया था चर्चा में काफ़ी केस। तो मैंने मनदीप को कांटेक्ट किया, मैंने कहा क्या मैटर है, तो पता चला कि ये मैटर है और बहुत साल हो गए लड़ते हुए और बिल्कुल एट लॉगर हेड से। तो मैंने कहा चलो मैं एक बार कोशिश करती हूँ उस महिला से बात करने की। तो मैंने उनसे बात करी, तो बस मैंने उनको ये बोल दिया था कि आपकी आपस के बीच की लड़ाई में आप एक 75 साल की बुजुर्ग को क्यों ला रही हैं, उनके ऊपर इतना झूठा बलात्कार। वो महिला मुझे ही मतलब बहुत बुरी तरह से डांटने लगी और उसने मुझे स्टेटमेंट दी, कभी भी ना तो डिवोर्स दूंगी, ना इसको मैं जीने दूंगी। और ये एक नहीं, पजानी कितनी महिलाएं जो है बोलती हैं, सालों साल आप सड़ते रहते हो इस कानूनी सिस्टम में और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये एक रियलिटी है आज की जो अतुल। लेकिन दीपिका जी, मैंने कल बयान भी सुना, कल कंगना रनौत का बयान था, जो सांसद है, उनका कहना था कि 90% केसेस में, 95% केसेस में मेल जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, कंगना रनौत कहती हैं 99% मैरिटल प्रॉब्लम्स में पुरुष ही गलत होते हैं। रेणुका चौधरी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब आया था तब WCT मिनिस्टर बोल रही थी कि अगर पुरुषों की हरासमेंट हो भी तो कोई इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, और उन्होंने ठाके मार के हंसी बात को। करण थापर के शो पे मेनका गांधी जी कहती हैं ऑल वायलेंस इज मेल जेनरेटेड। अरे भैया, अगर ऐसा है तो ये क्या है, 850 केसेस हैं मेहनत से। पिछले साल के आंकड़े 350 केसेस में महिला ने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया या कर दिया खुद अपने हाथों से। 500 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे झूठे इल्जामों की वजह से या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से आदमी ने सुसाइड कर लिया। तो ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं अगर 99% केसेस में पुरुषों की जाती है? ये पूरे देश के आंकड़े चिराग, और मैं ये बताऊं कि ये वन ऑफ इट्स काइंड रिसर्च है। ये वो केसेस हैं जो हमने जुटाए हैं छोटे छोटे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को उठा के, क्योंकि इस चीज़ों को, इन केसेस को दर्ज करने के कोई आंकड़े नहीं है। ये जो कोई थोड़ा बहुत न्यूज़ में आ जाती हैं, क्लिपिंग्स हमारे को मिल जाती हैं, हम उनको छोटे छोटे केसेस को जो है सहेज के रखते हैं और उनकी एक रिसर्च बनाते हैं। जो एक्चुअल आंकड़ा होगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पुरुषों से ये नहीं पूछा जाता है कि आपकी पत्नी आपको पीटती है कि नहीं पूछा जाता।
पुरुषों से ये नहीं पूछा जाता कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या फिजिकल वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस होता है कि नहीं, जबकि महिलाओं से पूछा जाता है। महिलाओं से पूछा जाता है कि आपका पति आपको प्रताड़ित करता है कि नहीं, पिछले 6 महीने में कितनी बार किया, पिछले 1 साल में कितनी बार किया, पूरी ज़िंदगी में कितनी बार किया, और इस तरह से आंकड़े मिलते हैं कि हर 3 में से 1 महिला प्रताड़ित है। पुरुष से कभी ये सवाल नहीं किया जाता। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी और दिलचस्प सी बात है कि महिलाओं से पूछा जाता है कि तुमने अपने पति को कभी पीटा है क्या? और एक बड़ा आंकड़ा है जहाँ पे महिलाओं ने कहा कि हाँ, हमने भी अपने पति को पीटा है। महिलाएं खुद कह रही हैं कि हमने अपने पति को पीटा है, लेकिन ना ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ना ही 498A, ना ही सेक्सुअल वायलेंस, कोई भी कानून नहीं है जहाँ पे आदमी एज अ विक्टिम कंप्लेंट फाइल कर पाए। तो 99% जो कंगना जी बता रही है, 99% क्या, मैं तो बोलती हूँ 100% में पुरुषों की गलती है, क्योंकि पुरुष जब सही होते हैं या पीड़ित होते हैं वो तो कहीं रिपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो कंगना जी को आंकड़े पता कैसे चलेंगे? सही बात, नहीं पता चल सकते ना। आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं पुरुष को बताना कि कोई महिला मेरे को प्रताड़ित कर रही है, तो मैडम आपके पास आंकड़े कहाँ से आएंगे? क्योंकि आपके पास तो महिलाएं आएंगी, परेशान होंगी। लेकिन दीपिका, इस केस पर आता हूँ मैं, अतुल वाले केस पर। आपने भी इस केस में इन्वॉल्व, आप भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह के केसेस में जब हमने देखा कि एक शख्स ने जो है मौत को गले लगा लिया, उससे पहले वीडियो भी बना रहा है, पुलिस ने, ये एक फैक्ट आ रहा है, हालांकि देखिए अभी ये पुष्टि होनी है कि 9 मामले दर्ज हैं, कितने मामले दर्ज हैं, लेकिन क्या पुलिस आंख बंद करके मामले दर्ज करती चली जाती है ऐसे केसेस, क्योंकि लड़की बयान दे रही है? चिराग, आपको तो मेरे काम के बारे में पता ही है। मैं आपके पास ऐसे ऐसे केसेस लेकर आई हूँ जहाँ पे एक आदमी को बलात्कार के मामले में 5 महीने तक जेल में सड़ना पड़ता है, जहाँ पे उस औरत को उसने कभी देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं पता, उसकी शक्ल भी नहीं पता। पुलिस स्टेशन में बैठ के 50 लाख की डिमांड होती है और FIR इमीडिएटली दर्ज, FIR तो पहले ही दर्ज हो चुकी थी, उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो कहता है कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। तो यस, हालांकि मैं कानून को इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ललिता कुमारी की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, पुलिस जो है कानूनबद्ध है, FIR दर्ज करनी है उनको अगर कोई शिकायत आती है तो। हालांकि पुलिस अगर कोई पुरुष आए और वो बोले कि मेरी पत्नी ने मेरे को पीट दिया है बहुत बुरी तरह से, तो FIR कभी दर्ज नहीं करती है, हंसती है और कहती है कानून से जाके ऑर्डर, कोर्ट में जाके ऑर्डर करवाओ। लेकिन देखिए, कानून है कि अगर कोई कंप्लेनेंट आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर वो डिस्क्लोज करता है तो आपको FIR करनी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पुलिस को पूरी पावर्स हैं, वो फाइनल रिपोर्ट फाइल कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो फाइनल रिपोर्ट फाइल कर सकती है, उस केस को झूठा डिक्लेयर कर सकती है, 182 की महिला के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। लेकिन कितने केसेस में ऐसा नहीं करती है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प सा केस बताती हूँ, और यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव आ जाता है कि क्यों बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारा पूरा का पूरा समाज जो है वो महिलावादियों ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लिया है। कोई भी अगर बदलाव की आवाज़ भी उठाता है तो उनको दबा दिया जाता है। मैं तो हर रोज़ ही ऐसे उसका शिकार होती हूँ जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये तो निम्न स्तर के मामले हैं, ये तो 1-2 मामले हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो, एंड ऑल ऑफ दैट। रेहाना रियाज चेयरपर्सन है राजस्थान स्टेट विमेन कमीशन। राजस्थान के ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड हाई कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट सबमिट हुई है कि 40 से 45% बलात्कार के जो मामले दर्ज होते हैं वो झूठे हैं। ठीक है, अब रेहाना रियाज जी जो है बहुत परेशान हो गई। आए दिन उनके पास लंबे लंबे रिलेशनशिप में रही हुई महिलाएं कह रही हैं कि हमारा तो इसने शादी का झांसा लेके रेप कर दिया, कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी, बात बिगड़ गई तो रेप का एलिगेशन लगा दिया। उनको कहीं ना कहीं ये बात कचोटी, और किसी भी न्यूट्रल इंसान को और जस्टिस ओरिएंटेड इंसान को बुरा लगेगा कि भाई तुम रेप का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो, खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही हो। तो मैडम ने DGP राजस्थान को और राजस्थान पुलिस को कहा कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में कुछ 80-82 मामले थे। उन्होंने कहा ये पहले रिपोर्ट मांगी कि कितने केसेस हैं जो बिल्कुल झूठे पाए गए। उन्होंने बोला मैडम ये केसेस है। उन्होंने बोला कि इन सारी महिलाओं के खिलाफ 182 की प्रोसीडिंग शुरू कर। 40 महिलाएं उनके ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन करती हैं, उनके रूम में घुस के उनकी टेबल पे थप आके उनको डराते हुए धमकाते हुए ये बोलती हैं कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चेयर पे बैठ के वो महिलाओं का उद्धार करना है, महिलाओं को न्याय देना है, ये नहीं कि महिलाएं अगर झूठे केसेस कर रही हैं तो आप उसके ऊपर एक्शन करा दीजिए। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है कि भाई आप फिर कोई महिला गलत ही नहीं है, चाहे वो झूठे केसेस कर रही है, चाहे वो किसी को प्रताड़ित कर रही है, किसी को सुसाइड करने के लिए बोल रही है, फिर तो महिलाएं इम्यून है। नहीं, लेकिन मैं
जो मेरा सवाल था वो इसी पर था कि इस केस में सुसाइड के जो मामले इतने सारे दर्ज हुए, क्या पुलिस ने मतलब आपके एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि बस ठीक है कि एक लेडी बयान दे रही है तो मैं मुकदमे दर्ज करता चला या पुलिस का सबूत भी हो सकता है? पुलिस का रवैया ज़्यादातर यही रहता है। हालांकि ऐसे केसेस मैंने खुद अब किए हैं, क्योंकि मैं इतने समय से काम कर रही हूँ, तो कुछ नेटवर्क भी है, कुछ लोगों की वेलबींग वेल विशिंग भी है। जो आला अधिकारी हैं वो देखते हैं मेरे काम को कि बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे हम लोगों ने आला अधिकारियों को अप्रोच करके कहा कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन प्लीज़ करवाइए, ये झूठा केस है, तो वहाँ पे FIR दर्ज की गई, लेकिन उस FIR को रद्द भी किया गया एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करके। लेकिन इस कंट्री के कितने पुरुष हैं जो मेरे जैसे इंसान के पास या फिर कहीं पे अपनी मदद की गुहार के लिए या इस तरह की अप्रोच लगा पाते हैं? ज़्यादातर केसेस में अरेस्ट हो जाते हैं। 5 पॉइंट में जानना चाहूँ, आपने इतना एक्सपीरियंस आपको है, इस तरह के केसेस से कैसे बचा जाए? क्या कानून में बदलाव तो होना ही चाहिए, लेकिन वो 5 ऐसे पॉइंट्स क्या हैं जिनके आधार पर अगर ये सरकार फॉलो कर ले तो चीज़ें सुधर जाएंगी? देखिए चिराग, कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको मदद कर सकती हैं, या फिर कुछ ना कुछ मैंने जो समझा है चीज़ों को वो ये है कि इतना जल्दी गिव अप ना कीजिए। सबसे पहली बात, आप निडर होके ये कहिए कि हम झूठ के खिलाफ लड़ेंगे और हम पैसे नहीं देंगे और हम अपनी सच की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लंबी हो सकती है, बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकती है, बहुत टायरिंग हो सकती है, लेकिन हम यही बोलते हैं कि लड़िए, नहीं तो ये जो कहते हैं ना जेनोसाइड है या जो पेंडेमिक है वो बढ़ता जाएगा। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच के लिए पहला लड़ाई लड़िए। दूसरा, आला अधिकारियों के पास जाइए, जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर हैं। अगर आपके खिलाफ बिल्कुल ही फर्जी FIR दर्ज करी जा रही है, आप सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि लोअर एंड भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। वहाँ पे आपसे पैसे भी मांगे जाएंगे, वहाँ पे आपको डराया भी जाएगा, वहाँ पे आपको धमकाया भी जाएगा। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी कि एक अच्छा वकील ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कानूनी कार्यवाही एक अच्छा वकील ही करेगा। तो अच्छी तरह से सोच समझ के, लोगों से मिल के, और क्या स्ट्रैटेजी है वो समझ के उनसे बात कीजिए। चौथा, अगर आपके केसेस में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो कुछ कानूनों में प्रावधान है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि बिल्कुल भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। देखिए, कहना थोड़ा जो मैं बातें बोल रही हूँ आसान है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो है ही, कोई भी लड़ाई मुश्किल होती है। चीजों में आपने जो बात और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है चिराग, पांचवा बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं लोगों से विनती करती हूँ, आज के समय पे मैं इतने सारे पुरुषों से बात करती हूँ, उनको मदद करती हूँ, कुछ लोग केस जीतते भी हैं, बट वो हार मान जाते हैं, और वो जब अपने आप की इनोसेंस प्रूव कर लेते हैं, वो महिला के ऊपर केस नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतने हताश हो चुके थे। इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी इनोसेंस प्रूव कर पा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल इनोसेंट पाए गए हैं, झूठा केस मुकदमा हुआ था, तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाइए कि उस महिला को जो है सजा मिले। मैं ऐसा एक आपको मामला दिल्ली का बताती हूँ। एक आदमी ने अपनी पत्नी द्वारा अपने पिताजी के ऊपर, यानी कि उस महिला ने अपने ससुर के ऊपर झूठा रेप केस लगाया था। 10 साल लड़ाई लड़ी, और उस 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद ना ही उनको बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि कोर्ट को उन्होंने प्लीड किया कि इस महिला के खिलाफ 211 में कार्यवाही हो। 10 साल तक की सजा हो सकती है IPC 211 में, अभी भारतीय न्याय संहिता में मुझे नहीं पता है। तो देखिए, अब शायद हो सकता है इस लड़के को, आदमी को और 10 साल लग जाए, उसको 211 में कन्विक्ट, उसको 211 में कन्विक्ट कराने के लिए। लेकिन लड़ाई तो जो देखिए निर्भया के माता पिता ने भी लड़ी थी। चलिए, इसमें मुझे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी दीपिका जी वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो ना तो अच्छा लॉयर मिलेगा आपको, ना आप इतना झेल पाएंगे, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें पैसे से जुड़ी हुई। मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है जनाब, कोई जवाब नहीं है। कुछ ऐसे बहुत ही एथिकल इंटेग्रिटी वाले एडवोकेट्स हैं थैंकफुली आज भी हमारे देश में, जो बहुत कम अमाउंट में भी लोगों का केस लड़ते हैं, जेन्युइन केसेस लड़ते हैं। लेकिन मेरे को ये कहना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक कहीं ना कहीं पेन की टुवर्ड्स इम्यून हो गए हैं। जैसे आप बार बार एक चीज़ देखते हो तो उसकी तरफ इम्यून हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोफेशन है, और जो अच्छी लिटिगेशन है या एक जो बहुत ही फैंटास्टिक जो लिटिगेशन है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे आती है। बिल्कुल ठीक कहा दीपिका जी ने। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है वो है पैसा। हालांकि जो पॉइंट्स इन्होंने बताए, जिस तरह से कुछ और बोलना एक रिक्वेस्ट जो मैं आज और
परसों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट हर प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ, वो ये है कि मेरे को 12 साल हो गए हैं कानूनों के दुरुपयोग को सामने लाते हुए, और लोगों को 20-25 साल हो गए हैं। 2005 में 498A को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म, कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दे दी थी। 2024 में मैं हाथ जोड़ के अपने लॉ मेकर्स से, हमारे होम मिनिस्टर से, हमारे लॉ मिनिस्टर से विनती करती हूँ, आप मेंस कमीशन मत बनाइए, एक कमेटी बना दीजिए। अतुल सुभाष जो सुसाइड करे हैं उनको न्याय देने की एटलीस्ट एक पहल कर दीजिए, एक कमेटी बना दीजिए रिटायर्ड जजेस की, और जिनको भी आप उस कमेटी में रखना चाहें, जो एक एनालिसिस करे पैन इंडिया लेवल पे कि किस तरह इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और क्या सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है कि जो लोग हताश महसूस कर रहे हैं वो कोई ना कोई थोड़ा सा रिलीफ समझे। बहुत अच्छी सजेशन दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में कुछ सोचेगी, कोई कमेटी फॉर्म करेगी ताकि जो लॉ का है वो मिसयूज ना हो और कोई इनोसेंट जो है वो इस तरह से उसकी जान ना जाए या कोई इनोसेंट जेल के अंदर ना बंद हो। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर दें।